Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Queries. आज का हमारा टॉपिक है जी क्यूएसओ का आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अगर हम आर्टिकल 23 को देखें तो ये हमें बताता है कॉन्स्पिरेसी के रिलेटेड, साजिश के रिलेटेड। तो अगर हम इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज देखें तो ये हमें बताती है कि देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन्स हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग, एनीथिंग सेड, written or done by any of such person in reference to their common intention। अब ये है इस आर्टिकल का पार्ट 1। तो यहाँ तक ये आर्टिकल हमें ये कहता है कि जहाँ कोर्ट के पास रीज़न टू बिलीव हो, रीजनेबल ग्राउंड हो कि दो या दो से ज़्यादा बंदों ने कोई कॉन्स्पिरेसी की है, कोई साजिश की है, टू कमिट एन ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग। अब ये वर्ड हमें ये बता रहे हैं कि ये सिविल केसेस के लिए भी है और क्रिमिनल केसेस के लिए भी है। मतलब कि जहां दो या दो से ज़्यादा बंदे साजिश करते हैं कोई एक्शनेबल रॉन्ग कमिट करने के लिए या कोई ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो वहाँ उन लोगों में से एनीथिंग सेड, written or done by any of such persons in reference to their common intention, और उन लोगों के, उन्हें जो दो या दो से ज़्यादा लोगों की हमने बात की, उनमें से जो भी कोई कहेगा, करेगा या कोई लिखेगा रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, जिससे उनकी कॉमन इंटेंशन डिराइव की जाए, तो वो रेलिवेंट होगा। अगर हम इसका पार्ट 2 जिक्र करें तो वो ये कहता है कि आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम as against each of the persons believed to be conspiring, as well as for proving the existence of conspiracy, purpose of showing that person was a party to it। मतलब कि आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड से क्या मुराद है? इससे मुराद कि उनमें से जब कोई भी शख्स जो पहले कोई एक्ट करेगा, कोई लिखेगा या कुछ कहेगा, तो वो सब के अगेंस्ट जाएगा, वो किसी की फेवर में नहीं जाएगा। मतलब कि वो उन जो 3 या 4 लोग हैं उन सब के वो अगेंस्ट जाएगा। जो चीज़ एडमिसिबल होगी तो वो उनकी फेवर में नहीं जाएगा। तो उसके साथ ये भी वो प्रूव करेगा कि ये जो बंदा है वो खुद भी उसका पार्ट रह चुका है या पार्ट है, और वो उसकी एग्जिस्टेंस की, मतलब कि कॉन्स्पिरेसी की एग्जिस्टेंस भी शो करेगा कि कॉन्स्पिरेसी भी हुई है और ये जो शख्स है ये उसका पार्ट रह चुका है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्ज करें 3 या 4 लोग हैं, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की, एक साजिश की, मर्डर की। तो जब वो प्लान कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी इंटेंशन फ्रेम हुई तो कि फ़लाँ बंदे का मर्डर करना है। तो जब उनमें से किसी एक ने भी कोई एक्ट किया, कुछ कहा, कुछ लिखा, तो वो उन सब के अगेंस्ट जाएगा। तो उसके बाद तो ये भी वो जो उसने कहा होगा, लिखा होगा, किया होगा, तो वो उसकी भी वो है जो पार्टिसिपेंट को शो करेगा कि ये भी उस साजिश का हिस्सा रह चुका है, और इससे कॉन्स्पिरेसी भी प्रूव होगी कि साजिश हुई है। तो अगर हम आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 बताता है हमें प्ली ऑफ एलिमेंट, मतलब के फैक्ट्स नॉट अदरवाइज आर रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब इसकी सब क्लॉज 1 में प्ली ऑफ एलिबाई के रिलेटेड बताया गया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्ली ऑफ एलिबाई से क्या मुराद है? प्ली ऑफ एलिबाई से मुराद, अगर हम सिंपल एलिबाई के मीनिंग्स देखें तो उसका मतलब है समवेयर एल्स,
कहीं और किसी और जगह। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन ए पे ये इल्ज़ाम है, एलिगेशन है मर्डर का कि इसने दोपहर के 2 बजे लाहौर में मर्डर किया। तो पर्सन ए ये कहता है कि दोपहर के 2 बजे मैं तो लाहौर में था ही नहीं, मैं तो कराची में था। तो अगर वो अपनी मतलब कि वो वकूआ की जगह से अकरेंस की जो जगह है, फैक्ट इन इशू रेलिवेंट जहाँ पे अकर हुए हैं, उस जगह से अपनी एब्सेंस शो कर दे तो उसे कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, कि इस शख्स ने प्ली ऑफ एलिबाई ले ली। तो ये जो है वो अराइज कौन कर सकता है, ये प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो क्लेम कौन कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूज्ड ही ले सकता है, उसके लीगल ईयर्स प्ली ऑफ एलिबाई नहीं ले सकते। तो वो इससे मुराद के उसका दूसरी जगह पे अपनी प्रेजेंट शो करना और मौके की जगह से अपनी गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करना। अब ये नहीं हो सकता कि अब किसी भी पुलिस ऑफिसर पे ये इल्ज़ाम है रिश्वत का कि फ़लाँ ऑफिसर ने थाने में रिश्वत ली तकरीबन दोपहर के 12 बजे, तो वो कहता है कि जी नहीं, मैं तो उस वक्त थाने में नहीं था, मैं तो उससे तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ प्ली ऑफ एलिबाई नहीं मिलेगी, बल्कि उस जगह पे मिलेगी जहाँ पे पहुँचना नामुमकिन हो, तकरीबन कोई 7-8 घंटे का सफ़र हो, जैसे कि तकरीबन लाहौर से कराची काफ़ी सफ़र है। तो इस मामलात में प्ली ऑफ एलिबाई मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकती। तो अगर हम अपनी सब क्लॉज 1 देखें तो वो हमें ये कहती है कि जी वो तमाम फैक्ट्स जो अदरवाइज़ रेलिवेंट नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस उनको रेलिवेंट कर देते हैं जो बेसिकली होते तो इनकंसिस्टेंट हैं, मुतजाद हैं, लेकिन कुछ जो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो उन्हें रेलिवेंट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर में 12 बजे कत्ल हुआ पर्सन ए का, जो पर्सन ए का कत्ल हुआ, तो एलिगेशन आता है पर्सन बी पे। तो बी कहता है भाई मैं तो उस वक्त लाहौर में था ही नहीं। अब ये मतलब कि इररेलेवेंट है, कहाँ लाहौर, कहाँ मुल्तान, कहाँ उसका मर्डर हुआ, कहाँ वो मुल्तान में, तो लेकिन ये है इररेलेवेंट। लेकिन जब उस पर एलिगेशन आया, उसने प्ली ऑफ एलिबाई ली, उसने अपनी उस जगह से एब्सेंस शो की और मुल्तान में अपनी प्रेजेंट शो की, तो यहाँ ये आकर रेलिवेंट हो जाते हैं। तो अगर हम इसकी सब क्लॉज 2 देखें तो वो हमें ये कहती है, इफ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट they make existence or non-existence of any tacit fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। मतलब कि अगर हम जनरली देखें तो आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 69 तक तमाम फैक्ट्स रेलिवेंट हैं, लेकिन 24 में हमें ये बताया गया है कि वो फैक्ट्स जो इररेलिवेंट हैं लेकिन वो 2 कंडीशन में आके रेलिवेंट हो जाते हैं। उसकी पहली कंडीशन तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन उसकी सेकंड कंडीशन ये है कि वो फैक्ट्स जो कि 18 to 69 में फॉल नहीं करते, या तो वो बजाते खुद या किसी और फैक्ट्स के साथ मिलकर उनके साथ कनेक्शन बनाकर, या तो वो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल बनाए या इम्प्रोबेबल बनाए। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल पर्सन ए पे एलिगेशन लग गया मर्डर का, तो मतलब फैक्ट इन इशू ये है कि पर्सन ए ने मर्डर किया है, तो उसके साथ साथ ये भी तवक्को की जाती है कि बी सी डी ने भी किया हो सकता है। तो अब वो तमाम फैक्ट्स जो ये शो करें कि ये फैक्ट्स बी ए और बी सी डी के अलावा किसी और ने नहीं किया, ये भी रेलिवेंट हैं। और वो तमाम फैक्ट्स भी रेलिवेंट हैं जो ये शो करें कि ये वाला जो मर्डर है बी सी डी ने नहीं किया बल्कि ए ने किया है। तो यहाँ ए पे स्ट्रॉन्ग एलिगेशन, एक स्ट्रॉन्ग बर्डन ऑफ एविडेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल ए पे एलिगेशन लग गया
और उसके साथ साथ बी सी डी ई पर भी लग गया, तो बी सी डी अपनी प्रेजेंस शो कराते हैं किसी और जगह पे और अपनी एब्सेंस शो कराते हैं फ्रॉम द अकरेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो बेचारा ए जो है वो अकेला फंस गया, तमाम बर्डन उस पे आ गया, क्योंकि जो तमाम फैक्ट्स थे वो इसके अगेंस्ट थे ए के। तो वो तमाम फैक्ट्स भी रेलिवेंट होंगे जो ए को ब्लेम करें, और वो तमाम फैक्ट्स भी रेलिवेंट होंगे जो ये कहते हैं कि बी सी डी ने भी किया हो सकता है, और वो तमाम फैक्ट्स भी रेलिवेंट हैं जो कहते हैं कि इनके अलावा किसी और ने नहीं किया, और वो भी रेलिवेंट हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ए ने ही किया है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, प्ले ऑफ एलिबाई, आर्टिकल 24 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फर्दर वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।